जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, एक खबर जो आज 27 तारीख की सुबह आपने 8 बजे सुनी होगी, उसके बाद का डेवलपमेंट है, क्योंकि जो अब 28 तारीख को आप देखेंगे, जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, 27 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसे आप 28 तारीख को सुबह 8 बजे देखेंगे। तो मैं सूचित कर दूं कि कल के बाद एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, और इस डेवलपमेंट को भी एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, विश्व के अंदर और भारतवर्ष के अंदर भी कुछ रेटिंग एजेंसीज हैं, और ये रेटिंग एजेंसीज जो कंपनीज होती हैं, जो लोन उठाना चाहती हैं या इक्विटी में पैसा उठाना चाहती हैं, उनकी रेटिंग करती हैं। माने उनकी विश्वसनीयता को चेक करती हैं, उनके कैश फ्लोज को चेक करती हैं, पैसा उसमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए इसको चेक करती हैं। तो विश्व की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, जो रेटिंग कंपनीज हैं, जो कि कंपनियों के कैश फ्लोज को देखती हैं, उनकी गुणवत्ता को देखती हैं, उनके क्वालिटी ऑफ एसेट्स को देखती हैं, उनके लोन रिपे करने की कैपेसिटी को देखती हैं, और अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट पहुंचाने के सामर्थ्य को देखती हैं, वो ये रेटिंग एजेंसीज करती हैं। तो विश्व की जो सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं वो है मूडी, और मूडी इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, अंतरराष्ट्रीय कंपनी होती हैं, उनका मूल्यांकन करती रहती है, और ये बताती है कि कौन सी कंपनी में निवेश करना, चाहे इक्विटी के रूप में हो, चाहे लोन देने के स्वरूप में हो, ये सेफ है या अनसेफ है, ये मूडी करती है। तो मूडी ने एक रेटिंग की है, और वो अभी आप लोगों को भी प्राप्त हो गई होगी, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह में आप देख रहे होंगे, पढ़ेंगे कि मूडी ने अडानी जी की कंपनीज को डाउनग्रेड किया है। तो कुछ कंपनीज को अपग्रेड करते हैं, कुछ कंपनीज को डाउनग्रेड करते हैं। अपग्रेड करने का मतलब कि उस कंपनी के कैश फ्लोज बेटर हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं, और लोन को रिपे करने की उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है, अपने शेयर होल्डर्स को फायदा पहुंचाने की सामर्थ्य उनमें बढ़ रही है, इसलिए उन्हें अपग्रेड करते हैं, और उन कंपनीज को डाउनग्रेड करते हैं जिनकी सामर्थ्य कम हो रही है। तो अगर मूडी ने अडानी की कंपनीज को डाउनग्रेड किया है तो इसके क्या रिपरकशंस होंगे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं, ये जो रेटिंग कंपनीज हैं ये कैसे करती हैं वैल्यूएशन, ये रेटिंग करती कैसे हैं। जैसे मान लीजिए, अब कंपनीज के चक्कर में छोड़ें, इंडस्ट्री के चक्कर में छोड़ें, मान लीजिए आपकी या मेरी रेटिंग करनी है, तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूं जिससे समझ में चीज आए, वरना मेरी रेटिंग कौन करेगा, मैं तो ऐसे ही 1-2 लाख का लोन ना मांगूंगा, ना कोई मुझे देगा, नहीं देगा लेकिन मैं मांगूंगा नहीं, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं। खैर, तो मेरी रेटिंग अगर करेगी मूडी मान ली, तो वो कहेगी कि स्वामी साहब की टोटल एसेट्स कितने हैं, इसमें प्रोडक्टिव एसेट्स कितने हैं और अनप्रोडक्टिव एसेट्स कितने हैं। भाई देखिए, प्रोडक्टिव एसेट्स कौन कौन से हैं, शेयर जो है प्रोडक्टिव एसेट है, डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाया हुआ पैसा आपका प्रोडक्टिव एसेट है। अनप्रोडक्टिव एसेट्स कौन से हैं, जिनसे हैं आपके पास एसेट लेकिन आप नॉर्मली उसको बेच नहीं सकते। जिस मकान में आप रह रहे हैं उसको आप नॉर्मली नहीं बेचेंगे जब तक कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए। तो जो प्रोडक्टिव एसेट्स हैं उनकी क्वालिटी क्या है, कितना डेट में है, कितना इक्विटी में है, कितना रिटर्न मिलने की संभावना है। तो एक प्रकार से जो रेटिंग एजेंसी करेगी वो कहेगी कि स्वामी जी आपका अगले 5 साल तक ये कैश फ्लो होने की संभावना है। इस आधार पे, इस अनुमान के आधार पे आपकी इनकी इनकम 2025 में होगी, 26 में होगी, 27 में होगी, 28 में होगी, 29 में होगी, 30 में होगी। फिर वो मुझसे पूछेगा साहब आपके घर के खर्चे कितने हैं, या मेरे घर में आके देखेगा कि मेरा रहन सहन कैसा है, तो मैं कहूंगा मेरा 35-40 हजार रुपए महीने का खर्चा है, क्योंकि ना मैं कहीं होटल जाता हूं, ना मैं कहीं 5 स्टार में जाता हूं, दिन में एक समय खाना खाता हूं, सादा वेजिटेरियन खाना खाता हूं, शुद्ध सनातनी हूं, पूजा पाठ करता हूं, तो मेरा कोई खर्चे है ही नहीं। तो उस आधार पे, क्योंकि अगर मेरी ही जगह कोई ऐसा व्यक्ति होता
जिसका मेरा ही इनकम अगले 10 साल तक वो बताते इतनी होगी, और वो 5 स्टार जाता, दारू पीता, बिरयानी खाता, मुर्ग बिरयानी खाता, पाकिस्तान जाके खाता, तो उसके, और विदेशी भ्रमण करता और खूब लेविश लाइफस्टाइल होती, तो उसके जो कैश आउटफ्लोज हैं और कैश इनफ्लोज हैं वो मुझसे अलग होते। तो कहेगा कि हर साल आपका इतना सरप्लस बनेगा, इतना पैसा अगले 10 साल आएगा और इतना पैसा आप खर्च करेंगे, इन्फ्लेशन को लेके ऐसे बढ़ेगा और इतना आपका सरप्लस क्रिएट होगा। अगर इतना सरप्लस क्रिएट होगा तो कोई भी आदमी आपको जो ऋण दे या आप पे पैसा लगाए, वो इस आधार पे कि आप उसका ऋण का भुगतान ब्याज और मूलधन का कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस आधार पे होगा कि आपकी अगले 10 साल इनकम क्या होगी और 10 साल आपके खर्चे क्या होंगे। और ये कंपनी कंपनी में डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप की कंपनीज के अलग टाइप के कैश फ्लोज होते हैं। तो चलिए, ये रेटिंग एजेंसी का काम होता है। अब रेटिंग एजेंसीज ने अडानी की कंपनियों को डाउनग्रेड किया। मतलब क्या? मतलब यह है कि इनकी अब जो पैसा जुटाने की क्षमता है वो कम हो गई, जो इतने दिन से मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। क्योंकि प्रोजेक्ट इनके कैंसिल हो रहे हैं, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, मॉरिशस में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह जांच चल रही है, कहीं अमेरिका में, कहीं फ्रांस में, टोटल गैस, मतलब दुनिया भर के बवाल हो गए हैं। तो इनके जो कैश इनफ्लोज हैं और इनके प्रोजेक्ट के कंप्लीशन होने की संभावना है और उनके कंप्लीट होने के बाद कैश फ्लोज उनकी संभावना है वो कम हो गई है, इसलिए इसको डाउनग्रेड कर दिया है। अच्छा, डाउनग्रेड करने का एक और बहुत बड़ा खतरा होता है फाइनेंशियल वर्ल्ड में। वो खतरा यह होता है कि जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है उनको लोन कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, और जिनकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे लोन मिलता है। तो अगर मोदी ने इनको डाउनग्रेड कर, पहली बात तो कौन सी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पैसा देना चाहेगी? वैसे ही देना बंद कर दिया अडानी, टोटल गैस ने तो बंद नहीं कर दिया कि हम कोई फंडिंग नहीं करेंगे। और भारतीय बैंक और इंस्टीट्यूशन भी अगर और लोन देना चाहेंगे तो उनको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मोदी ने तो डाउनग्रेड कर दिया और आप कम इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन क्यों दे रहे हैं, तो उनका भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो उनको भी मोदी के डाउनग्रेड को ध्यान में रखते हुए अगर लोन देना भी है तो हायर इंटरेस्ट पे देना होगा। तो एक तो अडानी जी की कंपनियां वैसे ही समस्या में हैं, और हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से उनके कैश आउटफ्लोज बढ़ जाएंगे और कैश इनफ्लो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होंगे। तो अडानी जी की कंपनियां जिस जंजाल में रोज फंसती जा रही हैं, और ये फंस किससे रही हैं? उन देशों से जहां हम लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, हमारे कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि साहब हमारा डंका बोल रहा है। जापान ने बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया, वहां भी हमारा डंका बोला करता था। ऑस्ट्रेलिया भी कोल माइंस के मामले में इंक्वायरी कर रहा है, वहां भी हमारा डंका बोलता था। मॉरिशस में हमारा डंका बोलता था जो इंक्वायरी कर रहा है। केन्या में हमारा डंका बोलता था जो प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहा है। श्रीलंका में भी डंका बोलता था जो प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहा है। बांग्लादेश में भी डंका बोलता था जहां वो कैंसिल कर रहा है। और पाकिस्तान और चीन में तो डंका वैसे ही नहीं बोल सकता। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह है कि हमारा देश का डंका आखिर बोल कहां रहा है। खैर, एक मुद्दा तो ये हुआ कि जो मोदी ने अडानी के प्रोजेक्ट्स को डाउनग्रेड किया है, इसका असर अडानी जी का प्रोजेक्ट के लिए पैसे उठाने की क्षमता को कम करना भी दर्शाता है, और इंटरेस्ट रेट के बर्डन के बढ़ने से प्रोजेक्ट की वायबिलिटी पे भी और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि वैसे ही बहुत सारे प्रतिकूल प्रभाव पड़ चुके हैं और 25% तो अडानी के सारे शेयर्स पिछले 4 दिन में गिर चुके हैं। अब कहां तक गिरेंगे मुझे नहीं पता, गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, लेकिन जो परिस्थिति बन रही है, स्थिति बहुत खराब है। खैर, अब प्रश्न उठता है कि इसमें भारत सरकार को क्या करना चाहिए, माननीय मोदी जी को क्या करना चाहिए, वो क्या करेंगे। तो कुछ प्रश्न हैं जो आपके सामने पेश करता हूं। पहला प्रश्न यह है कि आखिर मोदी जी को अडानी जी को क्यों बचाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं बचाना चाहिए। मोदी जी को अडानी जी को नहीं बचाना चाहिए, भारत सरकार को अडानी जी को नहीं बचाना चाहिए, सेबी को और स्टॉक एक्सचेंजेस को नहीं बचाना चाहिए, क्योंकि अडानी जी भी वैसे ही हैं जैसे मैं हूं। वो ठीक है, वो 5 लाख 6 लाख करोड़ के आदमी हैं, मैं 1 लाख 2 लाख का आदमी हूं। मेरी आमदनी 70-80 हजार रुपए महीना होगी, उनकी 5,000 करोड़ पर मंथ होगी, वो अलग मुद्दा है। लेकिन भाई, जैसे ही अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ही इज ऑल्सो इंडिविजुअल, आई एम ऑल्सो इंडिविजुअल, he is a filthy rich individual, I am a lower middle class individual, that is different.
लेकिन मोदी जी को और भारत सरकार को और सेबी को और स्टॉक एक्सचेंज को, अडानी जी को मेरे हिसाब से नहीं बचाना चाहिए। आप सेबी को क्यों बचाना चाहिए, मोदी जी को क्यों बचाना चाहिए, वो तो वही जवाब देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं बचाना चाहिए। बिकॉज जो भी अगर कोई गलती नहीं की है तो उनको भारत रत्न दीजिए, और अगर गलती की है तो दंड जो उस दंड के लिए जो सजा पर्याप्त हो वो दीजिए। तो द लॉ एंड द गवर्नमेंट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वेदर द पर्सन इज गौतम अडानी और अखिल स्वामी। तो नहीं बचाना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं बचाना चाहिए। नंबर 2, मोदी जी अडानी जी को क्यों बचाना चाहते हैं? अब आप कहेंगे साहब बचाना चाहते हैं, इसका क्या प्रूफ है? भाई प्रूफ ये है कि पार्लियामेंट के अंदर अगर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कोई भी जब अडानी जी की बात करता है तो माइक ऑफ कर दिया जाता है और प्रोसीडिंग से चीजों को बाहर कर दिया जाए। इसकी क्या आवश्यकता है? अडानी जी इज नॉट ए सुपर ह्यूमन बीइंग, ही इज ऑल्सो इंडस्ट्रियलिस्ट। हर्षद मेहता के खिलाफ बीजेपीसी हुई थी, केतन पारिक के खिलाफ बीजेपीसी हुई थी, वो दोनों गुजरात के थे, वो अलग मुद्दा है। अडानी जी भी गुजरात के हैं, वो भी एक अलग मुद्दा है। लेकिन अब उन पे जेपीसी बिठाने में क्या परेशानी है? अगर हर्षद मेहता और केतन पारिक पे जेपीसी हो सकती है तो इन पे क्यों नहीं हो सकती है? तो सेबी उन्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रही थी अभी तक? अब तो खैर इंक्वायरी कर रही है क्योंकि सिर पे आन पड़ी है। स्टॉक एक्सचेंजेस पहले इंक्वायरी नहीं कर रहे थे, अब इंक्वायरी करने लगे हैं क्योंकि लिस्टिंग एग्रीमेंट का कहीं उल्लंघन हुआ है। तो मोदी जी क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अब ऐसा तो नहीं है कि अडानी जी की कंपनी में कोई राजनीतिज्ञों का भी पैसा लगा हुआ है, और वो अगर वो पैसा डूब रहा है, जो डूब गया है करीब 25% डूब गया है, तो अगर 3-4 लाख करोड़ का नुकसान अडानी जी को हो गया और उनके राजनीतिक मित्रों का 50% लगा है तो 1.5-2 लाख करोड़ का तो उनका भी नुकसान हो गया है। तो ये जो हर शहर के अंदर 5 स्टार ऑफिसेज बीजेपी के बने, वो आगे कैसे बनेंगे? ये जो हजारों लाखों करोड़ों में विधायक और एमपी खरीदे जाते रहे हैं, वो कैसे खरीदे जाएंगे? क्योंकि अगर अडानी जी की कंपनियों में राजनीतिकों का पे एक प्रश्न चिन्ह है। आई डोंट नो वेदर ऐसा है या नहीं। तीसरा प्रश्न यह है कि आखिर मोदी जी कैसे बचाएंगे अडानी जी को? अब कुछ भक्तगण हैं, वो एक नया उन्होंने फॉर्मूला ढूंढ लिया, वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, डीप स्टेट डीप स्टेट। और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं उसमें कुछ। अब डीप स्टेट में बता रहे हैं कि साहब अमेरिका भी हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कनाडा भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, चीन भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, पाकिस्तान भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, बांग्लादेश भी कर रहा है, श्रीलंका भी कर रहा है, केन्या भी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है, मॉरिशस भी कर रहा है। तो मैंने कहा कि एक किसी साइकिट्रिस्ट से बात कीजिए, ये एक बीमारी होती है जिसमें लगता है कि हर आदमी आपको मारने के चक्कर में, इसको सीजनोफीनिया कहते हैं। तो ये सीजनोफीनिया बीमारी के प्रारंभिक लक्षण है और बिगड़ जाएंगे। अगर आपको ये लगता है हर आदमी आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो कहीं ना कोई मानसिक स्थिति खराब हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कोई आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, भाई एवरीबॉडी हैज हिज ओन बिजनेस, हर आदमी को अपना देश चलाना है। केन्या को लगा कि मामला गड़बड़ होगा इसलिए प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। ये टोटल गैस को लगा कि उसकी छवि खराब होगी तो उसने अपने हाथ खींच लिए। ऐसे ही बाकी देशों ने किया। हु केयर्स, आपसे क्या लेना उन्हें अडानी जी से? अडानी जी इज ए वेरी स्मॉल फ्राई फॉर देयर कंट्री, एज हमारे लिए भी एलन मस्क इज ए स्मॉल फ्राई। व्हाई शुड वी बॉदर अबाउट एलन मस्क? वी आर मोर इंटरेस्टेड अबाउट मोदी जी, अवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, राहुल गांधी जी एंड मल्लिकार्जुन खड़गे जी। व्हाई शुड वी बॉदर अबाउट एलन मस्क? क्या? अच्छा, दूसरा प्रश्न है कि क्या मोदी जी बचा पाएंगे? अब जैसे फिर भक्त लोग कह रहे हैं कि साहब वो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के बड़े अच्छे दोस्त हैं इसलिए वो बचा लेंगे। अरे भैया, जुडिशियल मैटर है। कोर्ट के अंदर अगर एफबीआई वहां पे एसईसी डॉक्यूमेंटल प्रूफ ऑलरेडी दे चुकी है और उन डॉक्यूमेंटल प्रूफ को दे के ही कोर्ट ने सम्मन इशू किया है, वारंट इशू किया है, तो कोर्ट कैसे पलट जाएगी? और कोर्ट पे क्या वहां राजनीतिज्ञों का प्रभाव है? नहीं है। तो जब डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस हैं तो कोई पॉलिटिकल पावर उसको कैसे बचा लेगी? तो मेरे ख्याल से तो डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ नहीं कर सकते, करना चाहेंगे भी तो नहीं कर सकते। अच्छा, करना क्यों चाहेंगे वो? भाई वो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। अच्छा, वो जीते ही इस वजह से हैं अमेरिकन फर्स्ट। तो अमेरिकन इन्वेस्टर्स के साथ अगर एसईसी और लिस्टिंग नॉर्म्स का उल्लंघन होके धोखाधड़ी हुई है तो उसको डोनाल्ड ट्रंप बचा के अपनी रेपुटेशन क्यों खराब करना चाहेंगे कि जनता उनके खिलाफ आके खड़ी हो जाए? मेरे ख्याल से वो भी नहीं करेंगे।
और उसके बाद अब ये नया पक्ष भक्तगण दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, अरे साहब ये प्रोलॉन्ग होगा, उनका जुरिडिक्शन नहीं है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, कई साल चलेगा। अरे भैया कई साल चलेगा तो अडानी जी के लिए और देश के लिए और ज्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। जितना लंबा चलेगा, अभी देखिए 3 दिन के अंदर कितने नए डेवलपमेंट्स हुए, शेयर मार्केट 25% गिर गया, जापान ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया, टोटल गैस ने अपने हाथ खींच लिए, केन्या ने अपने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए। तो जैसे जैसे रेपुटेशन खराब होने की स्थिति विश्व के अलग वित्तीय संस्थाओं और इन्वेस्टर्स को पहुंचेगी, वो और बिकवाली करेंगे शेयर मार्केट अडानी जी का और अच्छा पूरा शेयर मार्केट भारत का नहीं गिर रहा है, केवल अडानी जी के शेयर गिर रहे हैं। इसका माने अभी तक भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की कंपनीज के बारे में विश्व को शंका नहीं है, लेकिन हमारे देश की कॉर्पोरेट गवर्नेंस और हमारे देश के अडानी जी के बारे में उनकी शंका बहुत ज्यादा है, और मूडी के डाउनग्रेड से वो और ज्यादा प्रबल होती है। तो ये केस जितना ज्यादा प्रोलॉन्ग होगा उतना ज्यादा अडानी जी को और हमारे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। जितने जल्दी अडानी जी अपीयर हो जाएंगे और वहां जाके कहेंगे और डॉक्यूमेंटल सर्कमस्टेंशियल प्रूफ देंगे कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है और उसमें एब्सॉल्व हो जाएंगे, उतनी जल्दी टोटल गैस भी वापस आ जाएगा, शेयर मार्केट भी बढ़ जाएगा, बाकी वित्तीय संस्था भी पैसा देने लगेंगी। तो मेरे ख्याल से इस केस को लिंगर ऑन करना अडानी जी के लिए और ज्यादा नुकसानदायक होगा। तो मेरे ख्याल से अब राजा की अगर जान तोते में थी तो राजा को तो आप पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, ब्यूरोक्रेट्स है, आरएसएस है, शाखाएं हैं, बहुत कुछ है, लेकिन तोते को पकड़ लिया है, तोते को अच्छी तरह से पकड़ लिया है, कानूनी तौर पे पकड़ लिया है, प्रूफ्स के साथ पकड़ लिया है। तो राजा इसलिए परेशान है कि उसके तोते पे लोगों ने पकड़ बना ली है। और एक नई चीज जो राहुल गांधी ने की है, जिससे हम लोग बहुत ज्यादा व्यथित थे कि अगर इस प्रकार से देश का लोकतंत्र और संविधान ताक पे रखा जाएगा और अपोजिशन शांत बैठा रहेगा। मुझे भी 50 फोन आए, लोगों ने व्यथा अपनी प्रकट की, मैंने भी व्यथा प्रकट की सोशल मीडिया पे, कहा इधर कम ऑन स्ट्रीट्स और डैम ऑन यू। लेकिन अब कल राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि राहुल गांधी एक पदयात्रा निकालेंगे, एक भारत यात्रा निकालेंगे, जिसमें ईवीएम को बंद करने के लिए आवाज बुलंद करेंगे। हम भी उसमें ज्वाइन करेंगे, कहेंगे बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए और देश में निष्पक्षता होनी चाहिए और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा होनी चाहिए। तो राहुल गांधी जब निकलेंगे तो हम देख लेंगे कि जनता भी कितना उतरती है, कितना नहीं उतरती है, वरना बिना बात के लिए केवल सोशल मीडिया पे बोलती है कि निकलती है। मैं तो निकलूंगा और मेरी इच्छा यही है कि बेईमानी ना हो, ईमानदारी से जो जीते वो जीते। ऐसा ना हो कि एक गांव के अंदर सारे लोग कह रहे हैं हमने कांग्रेस को वोट दिया है और जब काउंटिंग हो तो पता चला एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिला। ये भी ना हो कि रात को 11:30 बजे पोलिंग के दिन कुछ और चुनाव आयोग बताए, अगले दिन कुछ और बताए और 15 दिन के बाद कुछ और बताए। उससे हम लोगों के विश्वास डिगते हैं और देश के लोकतंत्र और संविधान पे विश्वास डिगना देश की एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो राहुल गांधी को बाहर निकलना चाहिए, ईवीएम को बंद कराने के लिए निकलना चाहिए, बल्कि उसमें एक मांग और जोड़ दें कि अडानी जी पे तुरंत इंक्वायरी करके जेपीसी बिठा के, अगर वो दोषी हैं तो जेल जाए, अगर वो निर्दोष हैं तो उन्हें भारत रत्न दे दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।